नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सिलेक्शन क्लासेस पे। मैं विवेक शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एंड दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है किसी भी एग्ज़ाम की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। और स्पेशली यदि मैं बात करूँ CGL 2020 वाले एस्पायरेंट्स का, उनका थोड़ा सा भी मोरल डाउन होगा। क्यों? क्योंकि उनका एग्ज़ाम अब तक टायर 1 का हो जाना चाहिए था। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 29 मई से लेके 7 जून के दरमियान वो एग्ज़ाम होना था, बट ड्यू टू द करंट ऑनगोइंग कोविड कंडीशंस वो एग्ज़ाम SSC ने पोस्टपोन कर दिया है, डेफर कर दिया है। बट अभी उसकी ऑफिशियल कोई डेट नहीं है कि उसको रीस्केड्यूल कब किया जाएगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। लेट द सिस्टम डिसाइड कि वो एग्ज़ाम को कब कंडक्ट कराना चाहता है, बिकॉज वो आपके वेलफेयर के लिए बातें हैं। और यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो 29 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन आया था CGL 2020 का, और SSC ने करीब 5 से 6 महीने आपको दिए थे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और यदि मैं पिछले 2-3 सालों को देखता हूं SSC के, तो 5 से 6 साल ये लगा लीजिए बहुत क्रिटिकल या क्रूशियल टाइम है। क्योंकि आज के समय के अनुसार और पिछले 2-3 यदि मैं साल को देखता हूं, तो आपको कम से कम 7 से 8 महीने की अच्छी मेहनत चाहिए प्रॉपरली। जब आप एवरेज स्टडी करें तो 7 से 8 महीने आपको SSC के लिए देना चाहिए, CGL जैसे एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अब पहले की तरह एग्ज़ाम नहीं आते। आज से 4 साल 5 साल पहले और 6 साल पहले पेपर ऐसा आता था कि 60% 70% पेपर तो प्रीवियस ईयर का होता था, उसके बाद 10-20-30% पेपर क्या था, नया पेपर बनता था। और वो भी ऐसा रहता था कि बच्चे उसको आराम से हिट कर पाएँ और बच्चे सोच पाता था कि ये सवाल अच्छा वहाँ से है, ऐसे हो जाएगा। बट पिछले 2-3 सालों में SSC ने अपने आप को अपग्रेड किया है, जब से TCS उसका वेंडर बना है। और SSC ने पिछले 2-3 सालों में दोस्तों कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है, और जो सवाल आते हैं थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव आते हैं। सवालों का जो टफनेस लेवल है उतना खैर नहीं गया है। हालांकि 2017 CGL का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था इन द हिस्ट्री ऑफ SSC, बट फिर भी उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हुए हैं नॉट सो दैट टफ। बट उनमें क्या था, वो पेपर लेंदी बना दिया गया। लेंदी बना दिया गया उनकी तरफ से नहीं था, लेंदी बच्चों को लगा, क्योंकि बच्चों को उतनी आदत नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। और कोशिश ये रहेगी कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मैं दे पाऊँ कि आप अभी भी आपके पास समय है। और मान लेते हैं कि अभी मुझे क्या लग रहा है कि एग्ज़ाम अभी 3 से 4 महीने में होगा, क्योंकि SSC के पास अभी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। तो यदि मान लो ये एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में भी होता है, तो करीब 3 से 4 महीने हैं। तो इन 3 से 4 महीनों में क्या प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकती है, और आपने जितनी प्रिपरेशन करी है उसमें क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स बूस्ट हो। तो चलिए बात करते हैं प्रॉपरली। तो सबसे पहला सवाल है कि जो सक्सेस है उसका रहस्य क्या होता है। हाँ, सक्सेस का रहस्य क्या होता है। तो इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके पीछे का रहस्य क्या होता है, सक्सेस के लिए ज़रूरी क्या होता है। सबसे दोस्तों, एक बार सोक्रेटिस का नाम आपने सुना होगा। उनके एक शिष्य थे। तो एक शिष्य उनके पास आता है, कहता है, सर व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस, सक्सेस के पीछे का रहस्य क्या है। तो सोक्रेटिस थोड़ा सा सोच में पड़े। उन्होंने बोला अपने शिष्य को, चलो मैं तुमको बताता हूँ कि उसके पीछे का क्या रहस्य है। तो उनको अपने साथ साथ ले गए और एक नदी बह रही थी वहाँ पर ले गए। बोला आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और उसको नदी में थोड़ा सा वो गहराई में उतर गए। और जैसे ही वो गहराई में उतरे अपने शीशे के साथ में, उन्होंने अपने शीशे को बिल्कुल नदी के अंदर दबा दिया। उसका जो सर था वो पानी के अंदर हो गया। अब थोड़ी देर तक तो शीशे ये सोच रहा है कि गुरुजी मुझे ज्ञान देंगे कुछ, इसलिए मुझे नीचे डुबाया गया है। बट बहुत समय बीत गया, थोड़ा समय बीत गया, तो अब जो शिष्य था वो छटपटाने लगा। वो कहने लगा कि गुरुजी मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर आना है, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ लीव मी। तो नहीं, सोक्रेटिस ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुमको मतलब बिल्कुल ज्ञान की जो प्राप्ति है करवा के रहूँगा, रहस्य क्या है उसको बता के रहूँगा। उसने बोला कि सर इसमें क्या रहस्य है, मेरी जान चली जाएगी, मैं मर जाऊँगा, तो फिर कैसे सक्सेसफुल हो पाऊँगा मैं। तो उतनी बात उनके दरमियान में होती रही, बट सोक्रेटिस को थोड़ी भी दया नहीं आई। और एट लास्ट उन्होंने बिल्कुल, जब शिष्य एकदम लगा के मर जाएगा, उसकी हलचल बंद हो गई नीचे, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो छटपटाता हुआ जो शिष्य है वो ऊपर आया, तो कहने लगा गुरुजी ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि सीक्रेट क्या है सक्सेस का, और आपने मुझे मारने पर मतलब उतारू कर दिया, और मैं मर जाता तो क्या होता। तो ये सारी बातें उनके बीच में हुई। थोड़ा सा शिष्य नाराज़ भी हो गया। तो
सोक्रेटिस ने एक बात पूछी कि आप बेटा एक बात मुझे बताओ कि जब आप नीचे थे तो आपने क्या महसूस किया। तो उन्होंने बोला कि सर जब मैं नीचे था तो महसूस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे तो ये लगा कि कब मैं अगले ही पल यहाँ से सितार के ऊपर चला जाऊँगा। तो नहीं, उसने बोला सोक्रेटिस ने, वो तो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हुई। तो शिष्य ने बोला ऑब्वियसली बात सर जो है वो सांसों की ज़रूरत थी, क्योंकि जब आप मुझे नीचे दबाए हुए थे तो मुझे बस ये लग रहा था कैसे ही पल मुझे कितने ही पल में मुझे एक आध दो सांस मिल जाए जिससे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊँ और मेरा जीवन कंटिन्यू हो पाए। तो उन्होंने यही बोला कि यही जो है, सोक्रेटिस ने बोला कि यही जीवन का रहस्य है कि आप सांसें क्यों चाहते थे, क्योंकि आप जीवित रहना चाहते थे। तो सफलता के लिए भी जितना इम्पोर्टेंट सांसें लेना है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए दोस्तों मेहनत है। मेहनत के बिना कुछ भी चीज़ नहीं पा सकते, आप इस बात को समझ लीजिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट बिहाइंड द सक्सेस। सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसी शिद्दत के साथ जितनी आपको सांसें चाहिए उसी शिद्दत के साथ दोस्तों मेहनत करना, और मेहनत भी ऐसा नहीं, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। तो वापस से आते हैं अपने एग्ज़ाम की तरफ। CGL 2020 का जो एग्ज़ाम कैंडिडेट्स ट्राई कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीनों में उन्होंने प्रिपरेशन अपनी कर ली होगी और नाउ दे आर डूइंग देयर रिवीजन। वो अपना रिवीजन कर रहे होंगे और करना भी चाहिए रिवीजन। बट अब यहाँ से आपको किस तरफ जाना है और कैसे रिवीजन करना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अभी भी कुछ एस्पायरेंट ऐसे हैं जो कि पढ़ने में ही लगे होंगे और उनका सिलेबस भी नहीं ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनका अभी सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों SSC ने आपको टाइम दिया है तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, बट आपको सिलेबस तो एटलीस्ट एक बार कंप्लीट करना है। यदि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं बुक बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप क्विक रिवीजन भी यदि करना चाहें तो वहाँ से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और ये बुक मतलब ऐसी नहीं है, सबको पता है ये बुक, जो बच्चा तैयारी करता है जनरली उसके पास सारी जानकारी होती है कि कौन सी बुक कहाँ अवेलेबल है। और इवन टीचर से भी ज़्यादा जानकारी मेरे हिसाब से बच्चों के पास होती है कि कौन सी बुक किसके लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए बेहतर है। तो यदि मैं जनरल स्टडीज़ की बात करता हूँ, GS की बात करता हूँ, तो मनोहर पांडे की एक बुक आती है दोस्तों, सामान्य ज्ञान के नाम से। अच्छी बुक है और मोर देन सफिशिएंट है यदि आप उसको पढ़ते हैं। और दूसरी बुक जो रिनाउंड है, काफ़ी रिनाउंड बुक है, लूसेंट की बुक आती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं यदि आप GS को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बाकी करंट अफेयर्स दोस्तों, करंट अफेयर ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि SSC पिछले 2-3 सालों से करंट अफेयर पर भी काफ़ी फोकस करता रहा है। तो कम से कम अब ये लगा लीजिए 7 से 8 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ने चाहिए। और डेफिनेटली आपके पास जब पेपर आएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर करंट अफेयर का जो 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम मेरे हिसाब से उसमें आएंगे। तो करंट अफेयर दोस्तों पढ़िए। और GS के लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सब्जेक्ट वाइज किसी भी टीचर के अलग अलग नोट्स ले सकते हैं, यदि वो गूगल पर अवेलेबल हैं, ऑफलाइन मिल जाते हैं तो आप ऑफलाइन नोट्स को ले लीजिए। और देखो, मटेरियल इकट्ठा करना दोस्तों बड़ा आसान काम है। जब बच्चा तैयारी में उतरता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, इधर से भी मटेरियल लाएगा, उधर से भी मटेरियल, ऑफलाइन ऑनलाइन PDF का सेक्शन बना लेगा, अपने मोबाइल फोल्डर बना लेगा, फाइल मैनेजर में बहुत सारी PDF इकट्ठा कर लेगा। बट उसके पास इतना समय नहीं हो पाता है कि उन PDF को खोल के देख ले। ये स्थिति है एस्पायरेंट की। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए, रादर दैन आप 5 से 6 बुक को एक बार पढ़ें। दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना है। और जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है समय ज़्यादा लगेगा, बट यदि आप उस बुक को दोबारा पढ़ेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, तीसरी बार और कम समय लगेगा, चौथी बार और कम समय लगेगा, और 5वीं 6ठी बार में हो सकता है यदि आप शार्प मेमोरी आप रखते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से पेज पे कौन सी लाइन पर कौन सा हाईलाइट बुक में लिखा था आपने या करा था। तो ये सब स्ट्रेटजी होती है दोस्तों अच्छा पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5-6 बुक ना पढ़िए, लेकिन 5-6 बुक बेटा तब पढ़िए जब आपकी एक बुक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। यदि मान लो आप 5-6 बुक के पीछे भागे और एक भी बुक आप पढ़ नहीं पाए तो क्या फ़ायदा रहेगा। तो हमेशा आप एक बुक उठाइए, उसको कंप्लीट करिए, 5 से 6 बार कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आपको उस बुक की गहराई तक जाना है और उस बुक को समझना है। दूसरा हमारा रीजनिंग का सेक्शन होता है। रीजनिंग SSC में अभी तक इतनी टफ नहीं आई है। जनरली प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं उसी पर बेस सवाल आते रहते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं।
या फिर RS अग्रवाल की यदि आपके पास रीजनिंग है, मोर देन सफिशिएंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। किरण की बुक आती है रीजनिंग की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अलग अलग बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की यदि आपको बुक मिल जाती है तो वहाँ से पढ़ के अपने रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों तीसरी जो इंपॉर्टेंट और चौथी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश। दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों क्योंकि वो टायर 2 में अपना एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, मैथ और इंग्लिश। तो मैथ की यदि मैं बात करूं तो 50 नंबर प्री में रहे उसके और 200 नंबर मेंस में रहे, 250 नंबर का मैथ और 50 नंबर इंग्लिश बेटा मैथ्स प्री में रहे और 200 नंबर की इंग्लिश मेंस में रही, तो 250 नंबर, ये लगा लो 500 नंबर की वेटेज है यदि आप मैथ्स की और इंग्लिश की बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, और आप इनको चाह कर भी दूर नहीं कर सकते या चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात को समझ लीजिए। तो आपको इनकी तैयारी कैसी करनी है, ठीक है। तो पहले इंग्लिश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। इंग्लिश जो नीतू सिंह मैडम की बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है, आप उसको पढ़िए। जो वॉल्यूम 1 है जिसमें ग्रामर्स के रूल दे रखे हैं आप उनको पढ़िए, उनको समझिए और प्रैक्टिस करिए दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि पढ़ के आप एकदम से विद्वान हो जाएंगे, आप विद्वान तब तक नहीं हो सकते जब तक आप गहराई को ना समझे, बातों को ना समझे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस होता है इंग्लिश में, यदि मैं बात करूं, ओनली एक शब्द है और ओनली एक शब्द की स्पेशलिटी ये होती है कि जिस वर्ड के पहले ये लगता है उसी को ये क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड की यदि मैं सेंटेंस की बात करूं, ओनली सी नोटिसेस मी, ओनली सी नोटिसेस मी, और दूसरा सेंटेंस है सी ओनली नोटिसेस मी, थर्ड सी नोटिसेस मी ओनली। तो ये 3 शब्द में ओनली का सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ या उसकी रैंक चेंज हुई या उसका प्लेस चेंज हुआ और सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया। तो इतनी गहराई से दोस्तों आपको बातें समझनी है। और एक जनरल सेंटेंस है जिसका अधिकतर सब लोग गलत आंसर करते हैं, वो है आई लव यू। आई लव यू का दोस्तों मतलब होता है कि मैं प्यार करता हूँ, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, बताओ किसी और से भी करता हूँ बट तुमसे भी करता हूँ। तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। बट ये स्पीकिंग इंग्लिश है, वहाँ पर चल जाता है, बट ग्रामेटिकल में आप स्पीकिंग को मर्ज नहीं कर सकते। इसका जो करेक्ट यदि मैं ग्रामर की बात करूँ तो टू भी एक ऐसा शब्द है जो कि जिस सेंटेंस या जिस वर्ड के पहले लगता है उसको क्वालिफाई करता है। सो आई टू लव यू, मतलब आई टू लव यू, टू जो शब्द है जहाँ पर लगेगा उसके बाद में यदि यहाँ पे जो टू है वो आई के बाद लगा तो उसको क्वालिफाई करता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और आई लव यू टू का मतलब क्या है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क क्या है। तो ये ग्रामर को यदि आप समझना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी तो आपकी इंग्लिश जिसको कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ वो स्ट्रांग हो जाएगी। स्पीकिंग इंग्लिश में आपकी ग्रामर मिस्टेक चल जाती हैं बिकॉज सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। बट यदि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं दोस्तों, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर के एक एक पॉइंट, एक एक रूल्स की आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए, और ना सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, रीज़न क्या है उसके पीछे का। तो नीतू सिंह की मैडम की बुक आती है, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं उस बुक को, और उसकी प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए डेफिनेटली। और बात करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स की। एक था समुद्र के साथ में मैथमेटिक्स का सिलेबस है, बच्चों को ऐसा लगता है, बट यदि मैं समझता हूँ कि मैथ्स का जो सिलेबस है प्रिसाइज सिलेबस है, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में चीज़ें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, आपको उन चीज़ों को बस पढ़ना है, ठीक है। जीएस में क्या होता है, जीएस में चीज़ें फिक्स नहीं है, कौन सा सवाल कहाँ से उठ के आ जाएगा ये आपको नहीं पता। बट मैथ्स में क्या है, एक बाउंडेड सिलेबस के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो यदि हम बुक्स की बात करते हैं दोस्तों मैथ्स में, तो आप किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। राकेश यादव सर के नोट्स हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, गूगल पे आप डालिए वहाँ आपको मिल जाएंगे। और यदि मैं अभिनय सर की बात करूँ, उनकी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। और भी दुनिया भर की बुक्स हैं, यदि आप गूगल पे टाइप करेंगे तो दुनिया भर का मटेरियल आपको मिल जाएगा। बट मैंने क्या बोला, मटेरियल इकट्ठा करना समझदारी नहीं है दोस्तों, समझदारी है कि उस मटेरियल को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए पहले आपको चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, उसके बाद कम से कम एक चैप्टर के 1000 सवाल, डेफिनेटली दोस्तों 1000 सवाल आपको लगाने हैं। जब आप उस स्थिति में हो जाएंगे, 1000 सवाल कोई छोटा मतलब नंबर नहीं है, एक बड़ा नंबर है, लेकिन जब आप 1000, 1500 या फिर 1800 सवाल लगा लेंगे तो आपका जो चैप्टर है वो आपके रगों में उतरने लगेगा।
और जब तक चीज़ कोई रगों में नहीं उतरेगी तो आपके जहन में नहीं उतरेगी। तो जहन में उतारने के लिए दोस्तों आपको उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू गेट टू सक्सेस। ठीक है, तो सफलता की यही एक मात्र कुंजी है कि आपको जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब दोस्तों मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अब बात करते हैं कि अब एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, उसको कैसे टैकल करें या फिर वहाँ पर कैसे अपने आप को रिलैक्स फील कराएं। तो उसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि एग्ज़ाम जैसा माहौल आप अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करिए अपने आसपास। जैसे मान लो जब आप मॉक पेपर लगाते हैं तो ऐसी जगह बैठ के लगाइए जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, और ये समझ के चलिए कि जो पेपर आप दे रहे हैं ये ऑलमोस्ट उसी तरह का पेपर है या फाइनल पेपर है। तो उससे क्या होगा कि आप चीटिंग सबसे पहले ना करें। ये बात पता है कि आपको कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये बात बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। दोनों बातों में बहुत अंतर है कि आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो मुझे ईमानदारी से इस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। और टेस्ट को अटैम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उनका सेल्फ एनालिसिस करना है और ये देखना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, और उस जहाँ पर आपकी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है उसको सिलेबस को या उस पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। उससे क्या रहेगा कि जब आप दूसरा मॉक लगाएंगे, तीसरा मॉक लगाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी क्या है नंबर जो है वो बढ़ने लगेंगे। और जब आपके नंबर बढ़ने लगेंगे तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ यू आर इन द पोजीशन टू हैव सम गुड स्कोर इन द फाइनल एग्जाम ऑल्सो और टायर 1 एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो अभी इतना समय बर्बाद नहीं हुआ है। यदि भी अभी आपने इस तरह की तैयारी नहीं करी है तो स्टिल यू हैव टाइम। अब आपको बस थोड़ा सा टाइम का डिवोशन और टाइम के नंबर ऑफ आवर्स आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। अभी भी कोई समय मतलब देर नहीं हुआ है, डिले नहीं हुआ है, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। कम से कम मेरे अकॉर्डिंग यदि आपको टाइम देना है तो 5 से 6 घंटे की एवरेज स्टडी डेली बेसिस पे आपको देनी है। यदि आप सिलेबस अभी ख़त्म नहीं कर पाए हैं और आप बिल्कुल ज़ीरो से चाहते हैं, और यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो एटलीस्ट पर डे एक मॉक लगाइए, और यदि हो सकता है तो कोशिश करिए मॉक कंप्लीट हो, मतलब जीएस भी हो, इंग्लिश भी हो, उसमें मैथ्स भी हो और रीजनिंग भी हो। नहीं तो आप सेक्शन वाइज भी लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद उसको एनालाइज करिए, क्योंकि एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें CGL 2020 को लेकर थी, और मेरे व्यूज़ कैसे लगे आप मुझे बताना। और यहाँ पर मैं आने वाले टाइम में अब आपके लिए ज्योमेट्री का रिवीजन लेके आने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, और जितने भी चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन कराऊंगा, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले उन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएँ। और रिवीजन में दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कोशिश करूँगा वही इंक्लूड करूँ, इधर उधर की बातें ना होंगी, क्योंकि वो क्या है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो पैरेलल लाइन में बेसिक जानकारी आपको पता होगी, तो उसमें मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एक अच्छा कॉम्पैक्ट आपके लिए क्विक रिवीजन का एक शेड्यूल लेके आऊँ, जिससे आप चीज़ों को मेरे साथ बेहतर तरीके से समझ पाएँ, कर पाएँ। और आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।